हाउ एवरीवन? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। सो गाइस, आज की क्लास में मैट्रिसेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लियोन्टिफ मॉडल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 10 मिनट इसके बहुत क्रूशियल रहेंगे, जहां पे आप लोग इसका मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ समझेंगे। ओके, लियोन्टिफ मॉडल का एक और नाम होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है जी। लियोन्टिफ मॉडल ऑल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट मॉडल। होता क्या है बच्चों, देखो, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। किसी भी एक इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री की मदद लेनी होती है। आदान प्रदान हिंदी में कहते हैं जिसको। मारुति स्विफ्ट ने या मारुति ने अगर स्विफ्ट गाड़ियां बनानी हैं तो स्विफ्ट गाड़ियां बनाने के लिए टायर किसी और कंपनी का लगेगा, बैटरी किसी और कंपनी की लगेगी, बाकी और चीज़ें किसी और कंपनी की लगेगी। उसके बाद उनकी एक गाड़ी तैयार हो जाएगी। ओके, तो जब भी किसी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट को तैयार करना होता है तो एक दूसरे से वो लोग हेल्प लेते हैं। कैसा ये सिनेरियो होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सुनो, मान लो स्टील डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना। स्टील डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। समटाइम स्टील डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कुछ यूनिट स्टील बेचा, स्टील डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कुछ स्टील बेचा। समटाइम स्टील बनाने के लिए भी कुछ स्टील की जरूरत पड़ी तो स्टील ने स्टील को ही कुछ बेचा। होता है ऐसा। अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद समटाइम अपना प्रोडक्ट कुछ कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक के लिए रख लेते हैं, फर्दर मॉडलिंग के लिए कुछ अपनी यूनिट्स कंज्यूम करके रख लेते हैं। समटाइम टू प्रोड्यूस द स्टील वी रिक्वायर्ड सम स्टील। So these are the units of steel which are sold by the steel industry to these three industries. कंस्ट्रक्शन ने स्टील को कुछ बेचा, कंस्ट्रक्शन ने कंस्ट्रक्शन कुछ दिया, ट्रांसपोर्ट कुछ दिया। हेयर 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 मेरी बात ध्यान से सुनना। स्टील तो इन सब ने खरीद दिया। कंस्ट्रक्शन को स्टील से क्या काम? कंस्ट्रक्शन ने स्टील डिपार्टमेंट को क्या कंस्ट्रक्ट करके दिया? स्टील डिपार्टमेंट कहता है भाई मेरे को स्टील बनाना है बहुत सारा, मुझे चाहिए 10-15 गोडाउन। गया कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास, उससे हेल्प मांगी कि भाई मुझे कम से कम 10-12 गोडाउन बना के दे। तो कंस्ट्रक्शन ने स्टील डिपार्टमेंट को मान लो 10 गोडाउन बना के दे दिए। स्टील ने कंस्ट्रक्शन को क्यों बेचा? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कहता है मुझे फलाना जगह पे कोई फैक्ट्री या कुछ बनाना है या घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, मुझे स्टील चाहिए। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को क्या दिया? सम टाइम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को अपना ऑफिस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए। मान लो 2 यूनिट चाहिए, 2 हाउस। कंस्ट्रक्शन समटाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऑफिस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए, 10 गोडाउन चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्टील डिपार्टमेंट को क्या दिया? ट्रांसपोर्ट ने स्टील डिपार्टमेंट को समटाइम स्टील डिपार्टमेंट को स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, एक दूसरी जगह से यहां तक लेकर आना है, और जितना रॉ मटेरियल चाहिए उनके लिए उन्हें 15 ट्रक चाहिए। तो किससे बात करेंगे वो? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्टील को 15 ट्रक दिए। ट्रांसपोर्ट ने, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट में तो जमीन फर्क ही है। सो मान लो 5 ट्रक दिए। समटाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसपोर्ट से कुछ हेल्प मिल गई। यहां पे मान लो 50 स्टील, 1000 स्टील, 1500 स्टील। तो बच्चों ऐसे ना आपस में लिंक होती है सारी इंडस्ट्री। स्टील ने स्टील को इतना 50 यूनिट स्टील बेचा, स्टील ने कंस्ट्रक्शन को इतना यूनिट बेचा, स्टील ने ट्रांसपोर्ट को इतना बेचा, कंस्ट्रक्शन ने स्टील को इतनी यूनिट्स बेची, कंस्ट्रक्शन ने कंस्ट्रक्शन को इतनी यूनिट बेची, कंस्ट्रक्शन ने ट्रांसपोर्ट को इतनी यूनिट्स बेची, ट्रांसपोर्ट ने स्टील वालों को इतनी यूनिट्स बेची, स्टील वाले को इतने ट्रक दिए, इसने इसको इतने ट्रक दिए, इसको इतने ट्रक दिए। फाइन, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट रो is the total number of unit of steel sold by steel industry to the other industry. First column is the number of units
कंज्यूम्ड बाय स्टील इंडस्ट्रीज फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री। ये स्टील डिपार्टमेंट ने ये चीज़ें परचेज की है। स्टील ने स्टील से 50 यूनिट परचेज की, स्टील ने कंस्ट्रक्शन से 10 हाउस बनवाए, स्टील ने ट्रांसपोर्ट से 15 ट्रक लिए। कंजम्पशन है स्टील की। स्टील ने स्टील को इतना बेचा, स्टील ने कंस्ट्रक्शन को इतना बेचा, स्टील ने ट्रांसपोर्ट को इतना बेचा। ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है जो स्टील ने बेचा। सो पर्टिकुलर रो हैज सम यूनिट्स बट पर्टिकुलर कॉलम डज नॉट हैव अ यूनिट्स, मतलब एक कॉमन यूनिट नहीं होती। यूनिट ऑफ स्टील, यूनिट ऑफ स्टील, यूनिट ऑफ स्टील, यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग है ना। स्टील मान लो कैसा केजी में है, ग्राम में, जैसा भी है। ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्राम में कब से हो गया, 4 घर ग्राम है, कोई मतलब समझ में आता है। ट्रांसपोर्ट 15 ट्रक ग्राम है। ये यूनिट्स अलग है, ये यूनिट्स अलग है। समझ में आ रहा है? आदान प्रदान, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से देखिए बच्चों प्लीज। इंडस्ट्री 1 2 till n, 1 2 till n, डोमेस्टिक डिमांड, उसके बाद टोटल आउटपुट। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 को इतनी यूनिट्स बेची, इंडस्ट्री 1 ने 2 को इतनी यूनिट बेची, इंडस्ट्री 1 ने n को इतनी यूनिट बेची। कंज्यूमर ने भी कुछ यूनिट, स्टील है मान लो, कंज्यूमर ने भी कुछ डिमांड कर ली C1। टोटल आउटपुट हो गया X1। बच्चों X1 जो है वो X11 X12 टिल X1n प्लस C1, इन सब का टोटल है। 2 ने 1 को इतना दिया, 2 ने 2 को इतना दिया, 2 ने n को इतना दिया, 2 ने इसको इतना दिया, X2 इस कप का टोटल। सिमिलरली XNN CN X, समझ में आ गया? पर्टिकुलर रो इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय इंडस्ट्री 1 टू द अदर इंडस्ट्रीज। फर्स्ट कॉलम वुड बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्री 1 फ्रॉम द अदर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री 1 ने बाकी सारी इंडस्ट्री से इतना इतना कंज्यूम किया और इंडस्ट्री 1 ने बाकी सारी इंडस्ट्रीज को इतना इतना बेचा। सबको समझ में आ गई अच्छे से लाइन? दिस इज द टैग लाइन फॉर इट। ओके, अब देखो बच्चों, अब आएगा असली मजा इसमें, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट निकल कर आता है, पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। मेरी बात सुनो, स्टील इंडस्ट्री ने इतना स्टील बेचा, तो इतना बेचना है अगर उसे, तो इतना बनाना तो पड़ेगा। तो वही इतना बनाने के लिए वो बाकी सारी इंडस्ट्री से हेल्प ले रही है। 1000 यूनिट स्टील बनाना है तो कंस्ट्रक्शन वालों को बोला 10 गोडाउन बना दे, ट्रांसपोर्ट वालों को बोला इतने ट्रक दे दे। 1500 बनाना है तो कंस्ट्रक्शन वालों से ज़्यादा गोडाउन बनवाएंगे, ट्रांसपोर्ट वालों से ज़्यादा ट्रक लेंगे। तो ये जो है ना, कॉलम और रो, कॉलम और ये सब अटैच्ड हैं आपस में, सब मिक्स है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। इंडस्ट्री 1 ने अपनी इंडस्ट्री से X11 कंज्यूम किया ताकि वो टोटल कितना आउटपुट बना पाए, X1 बना पाए। अपनी इंडस्ट्री से इतना कंज्यूम किया ताकि X1 बना पाए। सो 1 यूनिट टोटल बनाने के लिए कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, X1 1 by X1, ठीक है, फाइन। अब सुनो मेरी बात। X21 कितनी यूनिट बनाने के लिए कंज्यूम किया गया है, X1 नॉट X2। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 को इतना बेचा है, खरीदा किसने, इंडस्ट्री 1 ने। तो इंडस्ट्री 1 ने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से 10 गोडाउन मांगे ताकि वो इतना स्टील बना पाए। सो एक बनाने के लिए कितने गोडाउन चाहिए होंगे, चलो देखते तुम्हारा दिमाग चला नहीं चला। X12 कितनी यूनिट बनाने के लिए कंज्यूम किया गया है, X12 किसकी कंजम्पशन है, इंडस्ट्री 2। इंडस्ट्री 2 स्टील से इतना लेकर आएगी ताकि वो कितना बना पाए,
x2 बना। बच्चों ये जो रो है ना, रो, ये नंबर ऑफ यूनिट जो उन्होंने बेची है यार, फाइन, बट जो बेचने, इतना टोटल बेचना है अगर, तो इतना टोटल बेचने के लिए पहले बनाना तो पड़ेगा। बनाने के लिए बाकी सारी इंडस्ट्री के पास जाएंगे। इतनी गाड़ी बनानी है मारुति वालों ने, टायर वालों से कितने टायर लेने हैं, बैटरी वालों से कितनी बैटरी लेनी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, इसे कहते हैं पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। मुझे पता है कुछ बच्चे रट्टा मार रहे होंगे, जो यहां आता है वही नीचे आ जाता है, वो ठीक है आपकी बात, बट फिर भी सिमिलरली मुझे बताओ जरा, यहां पे X32 कितनी यूनिट बनाने के लिए कंज्यूम किया गया है? 3 ने 2 को बेचा है, यानी 2 ने 3 से खरीदा है। तो खरीदा किसने है? इंडस्ट्री 2 ने। सो अगेन X2 बनाने के लिए कंज्यूम किया गया, तो X32 by X2। फाइनली पर यूनिट आउटपुट के लिए AIJ एक लाइन बना दी मैंने, AIJ इज XIJ अपॉन में XJ। फाइन बच्चों, और इससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स बनती है जिसे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स और इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाएगा, जो कि ए होती है A11 A12 डॉट 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 A1n AN1 टिल ANn। पहले आप लोग तसल्ली बख्श इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लो। ओके बच्चों, ठीक है। सो पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब पता क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया भी देता हूं। ये जो पर यूनिट वर्थ होता है ना, ये हमेशा फिक्स होता है। एक यूनिट के लिए इतना चाहिए, तो x1 के लिए कितना चाहिए होगा, x1 इंटू दिस, जैसे ऐसे सोलो। 1000 यूनिट स्टील बनाने के लिए 10 गोडाउन चाहिए। सो एक यूनिट के लिए 10 बाय 1000 गोडाउन चाहिए। 5000 यूनिट बनानी हो तो 10 बाय 1000 इंटू 5000 चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया ना पर यूनिट का, फाइन, यूनिटरी मेथड अप्लाई। अब पता है क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में आता है कि अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाए, अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाए, जैसे कि कंज्यूमर की डिमांड अब हो जाए ये D1 D2 टिल DN, फाइन। कंज्यूमर की डिमांड चेंज होने पे टोटल आउटपुट भी चेंज होगा। टोटल आउटपुट चेंज होगा, जो इंडस्ट्री से एक दूसरे से कंज्यूम किया था वो भी चेंज होगा, ठीक है। सो लेट दी न्यू आउटपुट बी कैपिटल X विच इज Y1 Y2 टिल YN, फाइन गाइज। नाउ इसके बाद एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, वो रिलेशनशिप आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप आता है ऐसा, AX प्लस D बराबर X। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें चेंज, भाई डिमांड चेंज होगी तो उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उस हिसाब से बाकी इंडस्ट्री एक दूसरे से रिक्वायरमेंट अलग अलग करेंगी, ठीक है। AX प्लस डी बराबर X। बच्चों ये AX प्लस डी बराबर X का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, जरा देखिएगा प्लीज ध्यान से, प्लीज देखिएगा। A क्या था, पर यूनिट वर्थ, ये X क्या था, X नया वाला ये, डिमांड ये, फाइन। मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे। X11 बनाने के लिए कंज्यूम किया, सॉरी X11 बनाने के लिए कंज्यूम किया गया, एक बनाने के लिए X11 बाय X1 कंज्यूम किया गया, और Y1 बनाने के लिए इंडस्ट्री 1 से कितना कंज्यूम किया जाएगा, इंटू Y1। ये A11 है ना, सो
इंडस्ट्री 1 के X1 आउटपुट बनाने के लिए अपनी इंडस्ट्री से इतना कंज्यूम किया, एक बनाने के लिए इतना कंज्यूम करेंगे, Y1 बनाने के लिए इतना कंज्यूम करेंगे। सो अब जब टोटल आउटपुट Y1 होगा तो इंडस्ट्री 1 X11 कंज्यूम नहीं करेगी, कितना करेगी? अपनी इंडस्ट्री से A11 इंटू Y1। सिंपल है। अपनी इंडस्ट्री से इंडस्ट्री 1 अपने आप से X11 तब कंज्यूम कर रही थी जब उसे X1 बनाना था, बट जब Y1 बनाना है तब तो इतना कंज्यूम करेगी ना। अच्छा ये देखो दूसरा, X12 कितना बनाने के लिए कंज्यूम किया गया था? X2 एक बनाने के लिए इतना, मतलब A12, तो Y2 बनाने के लिए कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? तो अब इसकी जगह कौन लेगा? A12 Y2। समझ में आ रहा है? सो बच्चों अब पता है जब टोटल आउटपुट Y1 हो गया तो यहां पर आ गया ये 2 में आ गया ये, ऐसी N में सिमिलरली क्या आ जाएगा? A12 YN। ये देखो जरा मल्टीप्लीकेशन अब, A11 Y1, A12 Y2, A1N YN प्लस डिमांड इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। मैंने ना नीचे वाले मल्टीप्लाई भी नहीं किए इसको इससे, मैंने सिर्फ पहला कॉलम पहले रो दिखा दिया। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या टोटल आउटपुट आ पाएगा? इसको टिल यहां तक जोड़ने पे टोटल आउटपुट नहीं आएगा। टोटल आउटपुट तब आएगा जब मैं इसमें क्या जोड़ूंगा? नई डिमांड भी जोड़ूंगा। सो A इंटू एक्स यानी पर यूनिट वर्थ और टोटल आउटपुट की मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। आपस में इंडस्ट्रीज ने जो एक दूसरे से लिया है वो ये आंसर आएगा। देखो बच्चों इसका और इसका टोटल, अभी टोटल आउटपुट नहीं बनेगा, उसमें D1 ऐड करना पड़ेगा तब जाके टोटल आउटपुट पे पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, ये प्रूव मैं आपको समझाना चाह रहा था ये बना कैसे। मैंने तभी A इंटू एक्स किया तो मुझे सिर्फ इतना मिला, इसमें फिर डिमांड ऐड की, फिर मुझे टोटल आउटपुट मिलेगा। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं रह जाती। ठीक है, आपको पेपर में डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा। सुनिए बच्चों, प्लीज़ एवरीवन ध्यान से देखिए। A इंटू एक्स प्लस डी बराबर एक्स, D इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स, I माइनस ए इंटू एक्स, एक्स आ गया I माइनस ए इनवर्स इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो पेपर में टोटल आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, ओके। इसमें एक कंडीशन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड हॉकिन-साइमन कंडीशन। फाइन, जिसका पहला पार्ट कहता है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। दूसरा पार्ट कहता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ I माइनस ए मैट्रिक्स हैज टू बी पॉजिटिव। अब इनका ना मतलब आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप इतना लिखिए। ओके बच्चों, चलिए जी बच्चों, लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ इट सो दैट थिंग्स विल क्लियर टू यू अच्छे से। ठीक है, देखिएगा प्लीज, निकाल लीजिए प्लीज जरा हमारी बुक में, खुल जाए मेरे लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 23 सुनिएगा। सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडस्ट्रीज आर गिवन एज अंडर। ओके, प्रोडक्शन सेक्टर है एक्स और वाई, और कंजम्पशन सेक्टर्स दे रखे हैं, डोमेस्टिक डिमांड दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, लियोनटिफ मॉडल का। एक्स है वाई है, एक्स है वाई है,
30, 20, 40 और 10, ठीक है। डिमांड है 50 और 30, टोटल आउटपुट है 120 और 60। डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, मतलब ए 30 कितना बनाने के लिए कंज्यूम किया गया 120, तो पर यूनिट क्या हो जाएगा 20 कितना बनाने के लिए कंज्यूम किया गया 120। ये सारी कंजम्पशन एक्स की है 120 बनाने के, ये 40/60 और 10/60, ठीक है ना। तो ये सारी कंजम्पशन है इतना बनाने के। फाइनली यू हैव 1/4, 2/3, 1/6, 1/6, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड I minus A मैट्रिक्स। 1 0 0 1, 1/4, 2/3, 1/6, 1/6. This is 3/4 minus 2/3 minus 1/6, 5/6. कह रहा है हॉकिन साइमन कंडीशन टेस्ट करो, होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है जी, कर लेते हैं भाई, क्यों ना कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। सबसे पहले I माइनस ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस 15/24 और 2/18, एलसीएम 72, 37/72, ये पॉजिटिव आ रहा है। एंड डायगोनल एलिमेंट ऑफ I माइनस ए मैट्रिक्स ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं, हेंस साइमन हॉकिन कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट। इफ डोमेस्टिक डिमांड चेंजेस फ्रॉम 80 to 40 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर इन ऑर्डर टू मीट द न्यू डिमांड। फाइन, देखिएगा प्लीज जरा सारे के सारे। ओके, सो नई डिमांड जो हो चुकी है वो 80 और 40 हो चुकी है जी, होने दो भाई, 80-40 हो चुकी है। ठीक है, नया आउटपुट, लेट द न्यू आउटपुट, एक्स मत मानो, कुछ और मान लो, जेड मान लेते हैं। क्या होगा Z1 Z2, क्या होता है आउटपुट निकालने का फॉर्मूला, I माइनस ए इनवर्स इंटू डी। I माइनस ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए इंटू डी। ठीक है जी, इसके बाद इफ आई डू दी कैलकुलेशन, सो Z इज 1 में 37/72। एडजॉइंट याद है बच्चों कैसे निकालते थे, एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम इसको चेंज कर देते थे और इन दोनों के साइन हटा देते थे। डिमांड कितनी है 80 और 40। अब अगर हॉकिन साइमन कंडीशन होल्ड नहीं करती, ये नेगेटिव आ जाता तो आउटपुट नेगेटिव आ सकते थे, ये नेगेटिव होते तो आउटपुट नेगेटिव आ सकते थे। इसलिए हॉकिन साइमन कंडीशन टेस्ट करना ज़रूरी है लेओन्टिफ आउटपुट को या लेओन्टिफ मॉडल को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद तो नॉर्मल बच गया यार, अब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कर लोगे आप सारे। 5/6 इंटू 80 प्लस 2/3 इंटू 40, 1/6 इंटू 80 प्लस 3/4 इंटू 40, वेरी सिंपल। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। ओके, 24 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ बच्चों, देखिए। A hypothetical economy produces only two commodities X and Y. The commodities serve as an intermediate input in each other production. To produce a unit of X, 0.6 unit of X and 0.1 unit of Y are needed. Similarly, to produce a unit of Y, 0.7 unit of X and 0.4 units of Y are needed. 2 and 5 labor days are required to produce a unit of X and Y. X की यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए और Y के लिए 5.
द वेज रेट इज 70 पर मैन डे, द इकोनॉमी नीड्स 100 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 50 यूनिट्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दीज 3 थिंग्स विच इज गिवन टू यू। आसान है। देखिए थोड़ी एक नई चीज़ आ गई है, वैल्यू एडेड इक्विलिब्रियम प्राइस, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली व्हाट इट मीन्स। सुनिए जी, देखिएगा प्लीज़ ज़रा सारे के सारे एवरीवन। अब इसमें ना डायरेक्टली टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें कि x की 1 यूनिट बनाने के लिए x को अपने से ही कितना चाहिए, x को अपने से चाहिए कितना 0.6 और y से चाहिए कितना 0.1, y को x से चाहिए कितना 0.7 और इससे चाहिए कितना 0.4। वैसे भी याद करो पर यूनिट प्रोडक्शन जो होता है पर यूनिट के लिए बाकी सबसे जो लेन देन होता है वही तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स होती है। पहला पार्ट वही बोला उसने, हॉकिंस साइमन कंडीशन, कोई बड़ी बात नहीं, i माइनस ए निकाल लो, 1001 0.6 0.7 0.1 0.4 घटा लो जी, 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.4 0.6, फाइन, दिस इज i माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है, i माइनस ए मैट्रिक्स। आगे देखना जरा सारे के सारे बच्चे प्लीज, i माइनस ए मैट्रिक्स के बाद उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, 0.24 0.07 0.17, डायगोनल पॉजिटिव है ही, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट बच्चों, बिल्कुल पहले वाले पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट, डिमांड दे रखी है कितनी 80 और नहीं 100 और 50, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ग्रॉस आउटपुट निकाल दो, z क्या होगा i माइनस ए इनवर्स इंटू टी, कर लोगे बच्चों ये वाला पार्ट बिल्कुल पिछले वाले की तरह। अगले पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइजेस, फाइन बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइजेस निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है, फिलहाल तो अभी वो फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन। i माइनस ए इनवर्स का डैश इनटू में L1 W1 L2 W2, i माइनस ए इनवर्स का डैश तो आराम से आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1/0.17, i माइनस ए इनवर्स क्या आया था, ये इंटरचेंज हुए थे, लिख दूँ i माइनस ए इनवर्स 1/0.17 0.6 0.4 0.7 0.1, इसको इंटरचेंज करो 0.6 0.7 0.1 0.4, ठीक है बच्चों, ये आई माइनस ए इनवर्स का डैश है। L1 W1 एंड W2 आर दी वेज रेट, L1 L2 आर दी लेबर। x की 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए मुझे, कितने 2 और 5 और 70 रुपये जाएंगे एक बंदे को, तो 2 इंटू 70 140, 5 इंटू 70 350। दिस इज द वे यू विल फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइजेस, फाइन। सो अभी के लिए आई एम टेकिंग इक्विलिब्रियम प्राइजेस विच इज गिवन इन द बुकलेट, द आंसर दैट इज 700 and 1400, that are equilibrium prices। i माइनस ए इनवर्स का डैश, देखो बच्चों i माइनस ए इनवर्स के डैश के पीछे भी खास ये लोग लॉजिक होता है, ये पर यूनिट आप पे कर रहे हो, फाइन, और इतना इतना आप लोग पे कर रहे हो, सो पर यूनिट के लिए कितने कितने पैसे तुम्हारी तरफ से जाएंगे, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइजेस। अगेन बोल रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स की इकोनोमेट्रिक्स में इसकी थोड़ी डिटेल वर्जन है, इसमें नहीं है, तो इसलिए आई हैव यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं भाई, फिर भी अगर कुछ बच्चों को लगता है कि वो फॉर्मूले की डेरिवेशन चाहते हैं, सो मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, देख लो प्लीज़, ओके। आपकी जो पर यूनिट वर्थ होती है वो बेसिकली होती क्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पर यूनिट वर्थ ये होती है, रिमेंबर, A11 A12 A21 A22, रिमेंबर, फाइन। x की 1 यूनिट के लिए जो इक्विलिब्रियम प्राइजेस पे किए जा रहे हैं वो लेट अस सपोज P1 है x के लिए, ठीक है, और P2 है y के लिए, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वुड हैपनिंग कि इसका पर यूनिट प्राइस है
ये ना एक्स इतना इतना बेच रहे हैं ना बाकी इंडस्ट्रीज़ को, सो 1 यूनिट के लिए P1 कंज्यूम करना पड़ रहा है और इसमें 1 यूनिट के लिए P2 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सो बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइसेस निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला प्लीज़ आप सारे के सारे बच्चे याद रख लें। ओके, इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इसका थोड़ा डिटेल वर्जन है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम एटलीस्ट। अगली बात ने बोला भाई डिटरमाइन दी लेबर रिक्वायर्ड। मेरे जो Z आए थे ना, यानी टोटल आउटपुट जो आए थे वो आए थे 558.82 एंड 176.47, ये मेरे क्या आए थे टोटल आउटपुट। ठीक है बच्चों, मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए x की 2 लेबर चाहिए और y के लिए 5, तो इतनी अगर x की यूनिट बनेंगी तो कितने लेबर चाहिए होंगे, दिस इंटू 2। इतनी y की बनेंगी तो कितने चाहिए होंगे, दिस इंटू 5। सो कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, टोटल मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 558.82 प्लस 176.47 इंटू 5। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 2000 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतना आउटपुट मैन्युफैक्चर होगा। और अगर 2000 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो अगले बार बोला टोटल वैल्यू एडेड। टोटल वैल्यू एडेड का बेसिक मतलब है टोटल कॉस्ट। 2000 लेबर चाहिए, एक लेबर के लिए 70 जाएंगे तो 2000 के लिए कितने जाएंगे, 1,40,000। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। यू मे ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन विथ योर सेल्फ एंड द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। स्टिल इफ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट लियोनटिफ मॉडल। ठीक है, ओके जी।